हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम ले आए हैं आधुनिक विषयों में विद्यालयी शिक्षा की मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में कंप्लीट पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के बात करेंगे, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है उस बारे में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है सबको लेकर के डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखना है इस वीडियो को देखते समय, उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए टाइटल पर जैसे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में ओपन होगा, वहाँ से अलग अलग आप चैप्टर्स देख पाएंगे। जिस भी चैप्टर की तैयारी आपकी अच्छी हो गई है तो आप चैप्टर स्किप करके देखिएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है उनको वीडियो को 2x स्पीड करके देखें और जल्दी जल्दी वीडियो को 2-4 बार देख करके रिवीजन कर लीजिए। और जिनकी तैयारी थोड़ी कम अच्छी है तो वो वीडियो को 1.5x पे या 1.75x पे जिस भी स्पीड में वो टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ उसी स्पीड में मेंटेन करके जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करें और एग्जाम से पहले 5-6 बार वीडियो को देख लीजिएगा। आई एम श्योर कि आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 का नाम है आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं। फर्स्ट यूनिट 12 नंबर का है और 12 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस नोट्स पीडीएफ में मेंशन किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया व स्वरूप के बारे में हम जानते हैं। पहले लोग खेती पर निर्भर करते थे और गांवों में निवास करते थे। हस्तशिल्प भी विकसित था और बड़े पैमाने पर कारीगर अपने घरों में तरह तरह की वस्तुएं बना करके बेचते थे और व्यापारियों का भी एक बड़ा समूह था जो इन किसानों व कारीगरों से अनाज आदि खरीद करके शहरों में और दूर दराज के देशों में बेच करके मुनाफा कमाते थे। लगभग 1400 ईस्वी के बाद में पूरे विश्व में व्यापार का जाल फैला और व्यापार के लिए उत्पादन करने की प्रथा स्थापित होने लगी। यूरोप में इसके कई दूरगामी सामाजिक परिणाम हुए, जैसे व्यापारियों के हाथ अत्यधिक पूंजी का इकट्ठा होना तथा कारीगरों का व्यापारियों के नियंत्रण में आ जाना। इसके साथ ही यूरोप के व्यापारियों ने अपने राज्यों की मदद से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। इसी परिदृश्य में इंग्लैंड में औद्योगिकरण का आरंभ हुआ। इस तरह से औद्योगिकरण आरंभ होने के बारे में कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखनी है स्वरूप के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं सार्वजनिक शिक्षा अवधारणा के बारे में। इसमें देखिए, सार्वजनिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का प्रत्येक बालक या बालिका विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्ति में उनके साथ में किसी भी प्रकार के आधार पर या धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केजी सेदेन के शब्दों में सार्वजनिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग या समूह से नहीं अपितु इसका संबंध देश की समस्त जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। पिछले 150 वर्षों में जहां भी राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ वहां राज्य के प्रयास से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई। यह प्रयास किया गया कि देश का हर बालक और बालिका विद्यालय में पढ़े और यह प्रयास भी किया गया कि शिक्षा प्राप्त करके काम के लिए राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाने लगा। जहां पहले शिक्षा निजी प्रयास से अथवा धार्मिक संस्थाओं में होती थी, वहां अब राजकीय पहल और हस्तक्षेप के दायरे में आ गई या फिर लाई गई। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आसान बिंदु हैं, आसान भाषा यूज करी गई है, तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन आप आराम से समझ पा रहे हैं। और एग्जाम में इस रिलेटेड टॉपिक अगर आता है, इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आता है तो आप बिना आपके ये प्रश्न भी आप लिख पाएंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप लिख पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र में देखिए, सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासक के एक तरीके के चुनाव के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है जाता है। पहला क्या है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं या हटा सकते हैं। तीसरी विशेषता है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध है, चाहे किसी भी कैटेगरी का होना चाहिए आदमी कोई भी हो, उसके लिए समान विकल्प और समान अवसर यहाँ पर सरकार में रहेंगे। चुनाव से अपनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों के तहत काम करती है। इस तरह से आपको ये 4 बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं लोकतंत्र शिक्षा का महत्व के बारे में। लोकतंत्र की सफलता सरकार पर नियंत्रण, सरकार की जवाबदेही और जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना आदि के लिए जनता का जागरूक रहना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यह शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है। वे इस प्रकार है: आत्मानुभूति, मानवीय संबंध, आर्थिक कुशलता और नागरिक उत्तरदायित्व। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं शिक्षा के महत्व के बारे में। और यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जिसको समाज में बहुमुखी शिक्षा नहीं मिली है, एक लोकतांत्रिक राज्य का अच्छा नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकेगा और झूठे प्रचारों द्वारा प्रभावित हो जाएगा।
इस कारण राज्य को विद्यालय द्वारा तथा अन्य अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा विद्यालय को हर प्रकार की संभव सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उचित राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक शिक्षा दी जा सके। आपने कई जगह पर देखा होगा, भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है। आगे देखिए, एक ऐसे समाज में जो परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है और जिसमें शीघ्र ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं, शिक्षा का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसमें शीघ्र यह आवश्यक है कि ऐसे समाज के सदस्यों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उनमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में उचित सूझ का विकास हो सके तथा वे सरलतापूर्वक अपने आप को नए वातावरण में व्यवस्थित कर ले और शिक्षा को समाज तथा उसके परिवर्तन के साथ में परिवर्तित होते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज तथा उसके सापेक्ष है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकतंत्र के गुणों के बारे में। इसमें देखिए, वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं या गुण हैं। पहला गुण क्या है? लोगों द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित रहता है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास में चुनने के लिए विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए, यानी एक से अधिक पार्टियां होनी चाहिए जिनकी नीतियों में अंतर होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है, उनमें चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच में चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि लोगों के लिए शासक की जीत हार का समान अवसर होना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में। मताधिकार देने का सबको समान अधिकार है। लोकतंत्र में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने मत देने का अधिकार है और स्वतंत्र मत का मूल्य प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिए एक समान होता है। राज्य का दायित्व है कि स्वतंत्रता पूर्वक मत देने के नागरिक के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए ताकि भयमुक्त होकर के मतदान प्रणाली में अपनी जन भागीदारी निभाएं। यह प्रक्रिया बिना जाति, धर्म, वर्ग, लिंग व सामाजिक भेदभाव से परे स्वतंत्रता पूर्वक नागरिक द्वारा अपनाई जाती है। चौथा बिंदु है शासन की जवाबदेही। इसमें तीन बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। सबसे अहम है चुने हुए लोगों की सभा होती है जिसके समक्ष शासन के पदाधिकारियों जैसे मंत्री आदि जो होते हैं उनको अपने काम का ब्यौरा देना होता है और उनकी स्वीकृति लेनी होती है। दूसरा, हर नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह शासन के काम के बारे में सूचना प्राप्त कर सके और शासन बाध्य होता है उस जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा बिंदु क्या ध्यान रखना है कि निश्चित समय सीमा के बाद में फिर से चुनाव होंगे 5 साल के बाद में, और जब मंत्रियों को फिर से जनादेश लेने के लिए लोगों के बीच में आना पड़ेगा, लोगों के सामने आना पड़ेगा, और फिर अगर काम सही नहीं किया तो फिर लोग पार्टी बदल देंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है बिंदु। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु है सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी। इसमें देखिए, सामान्यतः लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव से लगाया जाता है, लेकिन लोकतंत्र तभी वास्तविक हो सकता है जब आम लोग नीतियों के बनने में तथा उनके क्रियान्वयन में भी भागीदार रहें। यह तभी संभव हो सकता है जब हर महत्वपूर्ण नीति और कानून व्यापक सार्वजनिक बहस और सलाह मशवरे के बाद में बने, जिसमें आम लोग स्वतंत्र मंचों के माध्यम से अपनी अपनी राय व जरूरतों व्यक्त कर सके। छठा बिंदु है नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता का महत्व। इसमें देखिए, शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके लिए पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। सभी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सी पार्टी ने काम करवाया है, कौन सी ने नहीं करवाया, इस बार किसको वोट देना है, जिसने काम करवाया है उसी को वोट देना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, विकास करवाया है उसी को वोट देना है। सातवां बिंदु आपको ध्यान रखना है क्षमता और लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का यह सिद्धांत है कि हर एक व्यक्ति के मत का समान वजन हो। यह तभी संभव है कि जब लोगों के बीच में हैसियत और संसाधन की असमानता कम हो। अपने घरों में ही देखा जाए तो अक्सर पाया जाता है कि कहीं कहीं पर जो घर का मुखिया होता है, पुरुष मुखिया, वही निर्णय लेता है कि पूरा परिवार किस पार्टी को वोट देंगे। घर के अंदर पुरुष और महिलाओं की तथा पिता और पुत्री की असमान परिस्थिति जो है उसका असर चुनावों में भी होता है। इसके बाद में आठवां बिंदु है कानून और अल्पमतों की रक्षा। इसमें देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों व स्थापित कानूनों को पालन करना होता है।
शासन का हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद में लेना होता है। हर पदाधिकारी को उसे पद के साथ में जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। और अब हम बात करते हैं मध्यकालीन युग के बारे में। इसमें राजतांत्रिक प्रथा प्रचलित थी। समाज का जातिगत विभाजन के आधार पर रोजगार अवसर प्राप्त होते थे। पुरुष प्रधान समाज व महिलाओं के सीमित अधिकार थे। धर्म पर राजनीतिक आधारित सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन था। अंधविश्वास, दास प्रथाओं और परंपराओं का बोलबाला था। शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद और लोकतंत्र का कोई सामंजस्य नहीं था। इस तरह से मध्यकालीन युग में था। और दूसरी ओर आधुनिक युग में क्या था उसके बारे में देखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर की उपलब्धता हो रही है। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन हो रहा है। तार्किकता, वैज्ञानिक और बंधन मुक्त प्रथा का बोलबाला हो रहा है। और शिक्षा, राष्ट्र तथा राज्यवाद तथा लोकतंत्र में सामंजस्य भी स्थापित हो रहा है। इस तरह से आपने देखा कि बहुत कम समय में हमने फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में। यूनिट का नाम है आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा के बारे में बात करेंगे। सेकंड यूनिट 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस नोट्स पीडीएफ में मेंशन किया गया है और इसे भी हम बहुत कम समय में कवर करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का उदय 16वीं और 17वीं सदी में हुआ और राजाओं के निरंकुश शासन की जगह संसदीय प्रणाली स्थापित हुई, लेकिन वहां अभिजात्य, जमींदार और पूंजीपतियों का नियंत्रण बना रहा और व्यापक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। संसद के चुनाव में महिलाओं व मजदूरों को 20वीं सदी की शुरुआत तक मत देने का अधिकार प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच इंग्लैंड की आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं अभिजात्य वर्ग के लिए निजी शालाओं के बारे में। निजी शालाओं के बारे में कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। 18वीं सदी में इंग्लैंड में कोई सरकारी विद्यालय नहीं था, ना ही कोई सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली थी। इस समय अभिजात्य वर्ग के लड़के प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रिपरेटरी स्कूलों में जाते थे। इसके बाद चुनिंदा महंगे और आवासीय विद्यालय में पढ़ने जाते थे। यह व्यवस्था आज भी बनी हुई है। मध्यम वर्ग के बच्चे ग्रामर विद्यालयों में जाते थे, जो निजी विद्यालय में मगर निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर निजी शालाओं के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्यम वर्ग के लिए ग्रामर शालाओं के बारे में। ग्रामर शालाएं क्या होती है, उन सब के बारे में कुछ कुछ बिंदु यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रामर विद्यालयों की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। उस समय उच्च शिक्षा का आशय ग्रीक और लैटिन भाषा और उसके साहित्य का अध्ययन करना था। उस समय जब ग्रामर शालाएं आई, तब शिक्षा का यहाँ पर मतलब क्या था, ग्रीक और लैटिन भाषा में अध्ययन करना, उनके साहित्य का अध्ययन करना। इसमें बोलकर के पढ़ने और याद किए हुए दोहराने पर विशेष बल दिया जाता था। याद किए हुए को दोहराने पर और बोल करके पढ़ने पर। इस तरह से यह पढ़ने की तैयारी करवाने का तरीका या पढ़ाई रटंत पद्धति से होती थी। रटंत पद्धति से ये पढ़ाई होती थी और याद करवाने का तरीका इसमें क्या था, रटंत प्रक्रिया का। और सामान्य वाक्य स्वयं लिखना सीखने में भी बच्चों को सालों लग जाते थे। व्याकरण सीखने में बच्चों को बहुत समय लगता था। वे इसे 7वीं या 8वीं कक्षा तक जाते जाते सीख पाते थे। ये बच्चों पर प्रधानाध्यापक का बहुत बड़ा भय रहता था, क्योंकि उनमें ग्रीक और लैटिन भाषा का व्याकरण सिखाने पर जोर था। उन्हें ग्रामर शालाएं कहा गया। तो ग्रामर शालाओं के बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लिए। अब हम बात करते हैं मजदूर बच्चों की शिक्षा और सार्वजनिक स्कूल का उदय कब हुआ, क्या किस प्रकार से हुआ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में। 18वीं सदी में औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में मजदूरों की बसावट तेजी से बढ़ने लगी। लोग बेहद असामान्य परिस्थितियों में रहते थे। इससे उनमें विरोध और विद्रोह की भावना भी उभरने लगी और मजदूर वर्ग के लोग क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होने लगे। इंग्लैंड का मध्यम वर्ग इन बातों से बहुत चिंतित हुआ। इन परिस्थितियों में 1781 ईस्वी में रॉबर्ट राइक्स नामक व्यक्ति ने ग्लोसेस्टर नामक शहर में मजदूर बच्चों के लिए रविवार विद्यालयों की व्यवस्था की। ये रविवार को लगती थी, क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार रविवार को काम करना मना था। स्कूल में बाइबल की सहायता से पढ़ना सिखाया जाता था। बाद में इनमें लड़कियां भी जाने लगी। पहले सिर्फ लड़कों के लिए था, पर बाद में लड़कियों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं चर्च शालाओं के बारे में। चर्च शालाओं में देखिए, 1811 में राजकीय चर्च के अंतर्गत हर चर्च की यजमानी में एक शाला खोली गई। इसे चर्च शाला कहा जाता था। इसमें बाइबल और सरकारी तौर पर मान्य ईसाई धर्म की बातें, पढ़ना लिखना और गणित और सदाचार सिखाया जाता था। चूंकि इनका संचालन चर्च द्वारा होता था, इसलिए स्कूल पर होने वाला खर्च स्थानीय चर्च के संसाधनों के अनुरूप होता था। 1833 में सरकार ने चर्च द्वारा संचालित विद्यालयों को भवन निर्माण और मरम्मत आदि के लिए अनुदान देना शुरू कर दिया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप के बारे में। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जर्मन शासन ने एक जटिल शिक्षा प्रणाली विकसित की।
प्रारंभिक शिक्षा तो सभी के लिए सामान्य थी, मगर उसके बाद में एक समूह है उसके बारे में मान्यता यह थी कि एक अकादमिक रूप में कमजोर है को 4 साल के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, जिसे अकादमिक रूप में अधिक सक्षम माना गया उसके लिए विज्ञान आदि आधुनिक विषय या फिर साहित्य के लिए अलग अलग विषयों की व्यवस्था हुई। बच्चे के 10 साल के होने पर अभिभावकों को यह बताना पड़ता था कि अपने बच्चे को किस तरह की शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन बच्चों को किस दिशा में आगे बढ़ना है इसका अंतिम निर्णय स्कूल के अधिकारियों का ही था। अभी वर्तमान समय में आप देखते हैं कि बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ेगा इसका निर्णय या तो खुद बच्चे का होता है या फिर अभिभावकों का होता है, उसके पेरेंट्स का होता है। बट यहाँ पर क्या था कि स्कूल के अधिकारी डिसाइड करते थे कि किस दिशा में बच्चे को भेजना है। शासन यह तय करता था कि देश में अब कितने मजदूर चाहिए तो फिर मजदूरी वाली पढ़ाई पढ़ाएंगे, कितने वैज्ञानिक या फिर इंजीनियर या अफसर चाहिए तो उसके अनुसार बच्चों की आगे की शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो शासन के अंडर में आता था सारा काम। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जर्मनी की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में। इसमें देखिए जर्मनी की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का दायित्व प्रमुख रूप से प्रांतीय शासन का रहता है। सभी बच्चों के लिए शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन यह सबके लिए अनिवार्य नहीं है। 6 साल से 17 साल की आयु तक सबको अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल जाना पड़ता है। प्रथम चरण में सारे बच्चे एक साथ प्राथमिक शाला में 6 से 10 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। माध्यमिक शालाएं मुख्यतः 3 तरह की होती है। पहली शाला देखिए सामान्य अकादमिक शिक्षा वाले स्कूल, जहां पर बच्चों को कठिन अकादमिक परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के ही कोई विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकता है और वहां से उच्च प्रबंधकीय नौकरियां पा सकता है। पहली शाला हो गई। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी शाला की। दूसरी शाला ऐसे बच्चों के लिए है जिन्हें मध्यम वर्गीय नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सामान्य विषयों के साथ साथ मध्यम वर्गीय व्यवसायों से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है। तीसरी शाला की बात करते हैं। वे शालाएं जो औद्योगिक काम के लिए बच्चों को तैयार करती है। इसमें पाठ्यक्रम व्यवसाय केंद्रित होते हैं। दूसरे और तीसरे प्रकार के विद्यालयों में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के नव युवक एक विशेष व्यवस्था में शामिल होते हैं। इसे व्यावसायिक प्रशिक्षु व्यवस्था कहते हैं। अगर प्रश्न आता है व्यावसायिक प्रशिक्षु व्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दूसरे और तीसरे प्रकार के जो विद्यालय होते हैं, दूसरे प्रकार के हमने देखा कि जिनमें मध्यम वर्गीय नौकरियों के लिए तैयार करते हैं उसको, और साथ साथ मध्यम वर्गीय व्यवसाय से संबंधित उनको शिक्षा देते हैं। और तीसरी शाला क्या थी कि औद्योगिक काम के लिए उनका पाठ्यक्रम व्यवसायिक केंद्रित होता है। तो ये जो विद्यालय थे इनमें एक विशेष व्यवस्था शामिल करके व्यावसायिक शिक्षु यहाँ पर प्रशिक्षु माना जाता था। तो इस तरह से आप व्यवस्था को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं धार्मिक शिक्षा की। जर्मनी में संविधान में एक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता दी गई है, और यह भी कहा गया है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म के प्रति रुझान नहीं रखेगा। फिर भी राजकीय विद्यालयों में सभी स्तरों पर पूर्ण धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था है। अभिभावकों को यह अधिकार है कि वे तय करें कि अपने बच्चों को विद्यालय में धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं या नहीं, और अगर देना चाहते हैं तो किस धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो यह अधिकार अभिभावकों को था। इस तरह से धार्मिक शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बोर्डिंग स्कूल की। बोर्डिंग स्कूल में देखिए आदिवासियों को जो शिक्षा उस समय दी जा रही थी, उनमें से लगभग 80% बच्चे उस समय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। उनको दी जा रही शिक्षा का चरित्र समझने के लिए इसका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। 1879 ईस्वी में एक पूर्व सेना अधिकारी रिचर्ड हेनरी प्राट ने आदिवासी अमेरिकनों के लिए बोर्डिंग स्कूल शुरू किया। यह बोर्डिंग स्कूल जल्द ही एक मॉडल बन गया और पूरे अमेरिका में इसकी तर्ज पर कई बोर्डिंग स्कूल खुल गए। इन स्कूलों में बच्चों को उनके परिवारों और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। बच्चों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी भाषा और संस्कृति छोड़ करके यूरोपियन अमेरिकनों की तरह बने, और इसके लिए बच्चों को एक एक महीने के लिए यूरोपियन परिवारों के साथ भी रखा जाता था। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है अमेरिका की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में। ज़्यादा डिटेल में समझाने की इनमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और इन्हीं को आपको याद करने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा बिंदु आप याद कर लेना, फिर अपने मन से इनके अंदर जोड़ के लिख देना, आप आराम से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं देखिए अमेरिका की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की। इसमें देखिए अमेरिका के स्कूल स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं और हर क्षेत्र की एक जिला शिक्षा समिति होती है जिसके पास में स्कूल संचालन के व्यापक अधिकार होते हैं। स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा व कैसे पढ़ाया जाएगा यही समिति तय करती है। इसके संचालन का खर्च स्थानीय समुदाय से कर लेकर के तथा राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान से जुटाया जाता है। इस कारण अमीर वर्ग के क्षेत्रों के स्कूलों में ज़्यादा सुविधा उत्पन्न होती है क्योंकि उनको स्थानीय समुदाय से ज़्यादा अनुदान मिलता है। एक क्षेत्रों के सभी बच्चे चाहे उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अलग अलग ही क्यों ना हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चे लगभग 90% इन स्कूलों में पढ़ते हैं। निजी स्कूल बहुत महंगे होते हैं।
कुछ बेहद संपन्न लोग ही उनका खर्च वहन कर पाते हैं। सभी बच्चे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक सी शिक्षा पाते हैं। वर्तमान में अमेरिका के लगभग 85% बच्चे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पाते हैं। लगभग 75% बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश पाते हैं। तो इस तरह से कुछ आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था के बारे में। इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहता है इस टॉपिक में, इस यूनिट में आपके, तो ज़रूर से आपको ध्यान रखना है। इवान इलिच सभी या हर वर्ग को वह अधिकार देते हैं कि अपने तरीके से अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। इलिच के अनुसार वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विचार के लिए शिक्षा का ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जो मानवीय है और व्यक्ति को सीखने पर नियंत्रण और पूरी स्वतंत्रता देता है। हम देखते हैं कि इवान इलिच अपनी रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी, इवान की रचना है डी स्कूलिंग सोसाइटी, आपको ध्यान रखना है, और इसमें निश्चित रूप से न केवल वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्कूल व्यवस्था पर आक्रमण करते हैं, अपितु यह आक्रमण पूर्णतः सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं एवं उनकी व्यवस्था पर भी होता है। इलिच के क्रांतिकारी विचारों में स्कूल व्यवस्था अथवा संपूर्ण निकाय के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक दृष्टिकोण प्रतीत होता है। इलिच बिना किसी लाग लपेट के स्कूल के अस्तित्व पर स्कूल क्यों है इसके ऊपर सवाल उठाते हैं और इसे भंग करो, अर्थात संपूर्ण रूप से स्कूलिंग निकाय के उन्मूलन का ही विचार रखते हैं। इलिच के इस निकाय के प्रस्तावों पर कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें रोनाल्ड ग्रोस, आर्थर पर्ल तथा नील पोस्टमैन आदि प्रमुख हैं, इनका ध्यान रखना है। और इवान इलिच अपनी रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी में वैकल्पिक स्वरूप में बालक के ज्ञान प्राप्ति के आधारभूत ताने बाने में अवसर जाल अवसर नेटवर्क विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि बहुत कम समय में हमने 2 यूनिट कवर कर लिए हैं और अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 का नाम है वैश्वीकरण और शिक्षा। वैश्वीकरण के बारे में बात करी गई है, वैश्वीकरण की आशय को लेकर के और शिक्षा पर क्या प्रभाव है उसको लेकर के बात करी गई है। यूनिट आपका 8 नंबर का है और बहुत कम समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए इस यूनिट को भी हम कवर करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस यूनिट का, वैश्वीकरण से आशय क्या है। आज विश्व भर में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हर प्रकार में, हर फील्ड में आप देखेंगे तो अलग अलग परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर अंतःक्रिया की प्रतिक्रिया है। यह अंतःक्रिया विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका कारण है कि सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में हो रहा विकास, इस तरह से ध्यान रखना है। और नाइट वैश्वीकरण को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों के सीमा पार बढ़ते प्रवाह के साथ साथ संबंध रखता है। प्रत्येक विचार या व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती है तो कुछ कमियां भी वैश्वीकरण में दिखाई देती है। इसका अपवाद नहीं है, जैसे जैसे यह प्रक्रिया गति पकड़ रही है वैसे वैसे इसके अच्छे व बुरे दोनों पहलू हमारे सामने आते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के लाभ की अब हम बात करते हैं। पहला लाभ है विश्व परिवार की भावना का विकास, दूसरा है प्रतियोगिता की भावना का विकास, तीसरा है शैक्षिक आदान प्रदान, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, पांचवा है रोजगार के अवसर, छठा लाभ है जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा, सातवां लाभ है मुक्त व्यापार को बढ़ावा, आठवां लाभ है आर्थिक विकास में सहायक, नौवां लाभ है तकनीकी विकास, 10वां लाभ है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, 11वां लाभ है सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, 12वां लाभ है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा, 13वां लाभ है वैश्विक जनसंचार। इस तरह से ध्यान रखना है। इस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारत में विशेष रूप से शिक्षा का क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ इनकी प्रतियोगिता होगी। इससे भारतीय विश्वविद्यालयों की गुणात्मकता में सुधार होगा। नवीन पाठ्यक्रमों को शिक्षा में शामिल किया जाएगा जिससे शिक्षा अधिक व्यापक एवं उपयोगी हो पाएगी। वैश्वीकरण के दोष की अब हम बात कर लेते हैं। लाभ आपने याद कर ही लिए हैं, अब बात करते हैं दोष को लेकर के। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट, दूसरा है प्रतिभा पलायन, तीसरा है महंगी शिक्षा, चौथा दोष है अध्यापक व विद्यार्थी के बीच दूरी, पांचवा दोष है हिंदी भाषा की उपेक्षा, छठा दोष है सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी, और सातवां दोष है धन का असमान वितरण, आठवां दोष है विकसित एवं विकासशील देशों की आय में अंतर, और नवा दोष है मूल्यों में गिरावट आ रही है। इस तरह से, और इसमें निष्कर्ष क्या निकला है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपका वैश्वीकरण टॉपिक है इसका निष्कर्ष देखिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रत्येक विचारधारा के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में भी यह बात सही है। यद्यपि इसकी कुछ हानियां भी हैं, पर इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। वैश्वीकरण आज के समाज की आवश्यकता है। यदि विभिन्न राष्ट्र मिलकर के प्रयास करें तो इसकी हानियों से बचा जा सकता है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्र अपनी भेदभाव और स्वार्थों को भुला करके विश्व परिवार की भावना से कार्य करें तो वैश्वीकरण के सही लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से निष्कर्ष, और ये वैश्वीकरण कंप्लीट टॉपिक हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में आगे अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के प्रभाव से आज शिक्षित व उच्च शिक्षा प्राप्त कामगारों की जरूरत बढ़ गई है। इसके कारण राष्ट्रीय सरकारें प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने लगी हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि अपने देश में पूंजी के निवेश एवं ठहराव के लिए शिक्षित कामगार एवं ज्ञान मजदूरी की आवश्यकता है। इस हेतु भाषाई कुशलता, खास करके अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, गणितीय सोच, वैज्ञानिक तर्क, कंप्यूटर की जानकारी आदि उच्च क्षमताओं की मांग बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि तकनीकी दक्षता से भी अधिक महत्व प्रबंधकीय कुशलता को दिया जा रहा है। इस तरह से ध्यान रखना है बिंदु आपको। पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ा। और अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण से शिक्षक की भूमिका में क्या बदलाव आया। इसमें देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तंत्रों के मध्य तुलना की जाने लगी है तथा यह प्रयास रहा है कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप चले। दुनिया भर में शिक्षा संबंधी जानकारी व आंकड़े एकत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा छात्रों की उपलब्धि का आकलन किया जा सके। इसके आधार पर यह देखा जाता है कि शिक्षा पर किए गए खर्च उपलब्धि कितनी रही है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विद्यालय स्तर के सुधार हेतु उपयोगी माना जा रहा है। किंतु इन सब ने शिक्षक की भूमिका को प्रभावित किया है। शिक्षा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण ने राष्ट्रों पर दबाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय स्तर पर शिक्षक की स्थिति, उसके अधिकार व निर्णय लेने की क्षमता पर अंकुश लगा है। कागजी कार्रवाई बढ़ी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इस तरह से शिक्षक पर प्रभाव पड़ा है। और अब हम बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या हैं। एक और तो वैश्वीकरण के अत्यंत फायदे हैं, और दूसरी ओर इसके भारत में कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। पहली चुनौती क्या है? सांस्कृतिक मूल्यों का हनन। वैश्वीकरण के कारण विश्व के खास तौर पर अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के साथ में नज़दीकियां बढ़ने से उनकी संस्कृति की छाप भारत की जीवन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। संस्कृति के नाम पर फूहड़पन, नग्नता, रिश्तों में अविश्वास, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना देश में आम बात हो गई है। आज की नौजवान पीढ़ी तो जैसे दिग्भ्रमित हो गई है। इस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हुआ है। दूसरा है कुटीर उद्योगों पर संकट आया है, छोटे उद्योगों पर संकट आया है, और परंपरागत कार्यों पर संकट आया है। चौथा बिंदु क्या है? सामान्य जन की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ी है और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक प्रवाह ने जहां सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्योंकि शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभी पक्षों से जुड़ी हुई है, अतः इन क्षेत्रों में होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बदलावों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षा स्वयं किसी सीमा तक सामाजिक गतिशीलता का माध्यम होती है। समाज के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में जहां शिक्षा सहायक होती है, वहीं परिवर्तनशील समाज की नवीन परिस्थितियों में शिक्षा दिशा निर्देशन का कार्य भी करती है। वर्षों से राष्ट्र राज्यों में शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के द्वंद्व चला आ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, उसे आजीविका अर्जन के लिए योग्य बनाना होना चाहिए। वैश्वीकरण के दौर में इस सोच में बदलाव आया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो दलित वर्ग में भारतीय समाज के वे लोग आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से सदियों से शोषित, दमित और प्रताड़ित रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से दलित भी मुक्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण के युग में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और इससे दलितों का फायदे हो रहे हैं, किंतु जहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली पर ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा हो, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न जाति व्यवस्था की प्रकृति शोषणकारी रही हो, वहाँ पर दलितों की भलाई की बात खोखली लगती है। वैश्वीकरण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि धर्म, जाति, वर्ग व लिंग संबंधित भेदभाव के बगैर परस्पर आर्थिक गतिविधियों एवं अंतःक्रियाओं से न सिर्फ दलित एवं वंचित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, बल्कि उनके बीच में एक सामाजिक प्रकार की एकजुटता की भावना भी पनपेगी। उल्लेखनीय है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों की आगमन से लोगों के रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़े हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम 3 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा बहुत कम समय में हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं इकाई 4 यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 का नाम है स्वतंत्रता के बाद में भारत में शिक्षा का विकास। ये यूनिट 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आइए बात करते हैं। पहला टॉपिक आता है संविधान में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में जानते हैं। संविधान में सभी के लिए 14 वर्ष तक
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया गया था अनुच्छेद 45 में, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत होने की वजह से बाध्यकारी नहीं था। स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष बाद तक शिक्षा बच्चों का अधिकार न हो सका। अंततः 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 19 व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य 1993 के बाद में संसद द्वारा शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। यह देश के नागरिक अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह से जो शिक्षा का प्रावधान है उस बारे में आपको ध्यान रखना है, संविधान में क्या दिया गया है। इसके बाद में देखिए, आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा के प्रसार में बाधक तत्व क्या क्या थे। तमाम कोशिशों के बावजूद आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा न तो असरदार रही और न ही ज़्यादा समय तक चल सकी। बुनियादी शिक्षा का आधार शारीरिक श्रम और स्वावलंबन था, लेकिन इस विचार का अनुसरण नहीं किया जा सका। बुनियादी शिक्षा के अध्यापक खुद भी किसी उत्पादक कार्य के माध्यम से स्वावलंबी बनना नहीं सीख पाए और इसके प्रति गंभीर नहीं रह सके। अक्सर जिन उत्पादक कार्यों को चुना गया वे कई जगह अव्यवहारिक सिद्ध हुए। कताई बुनाई पर जरूरत से ज़्यादा जोर था और इसके लिए कपास उपकरण व प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता सब जगह पर नहीं हो सकी थी। वहीं अन्य शिल्पों की उपेक्षा हुई जो कि स्थान विशेष के लिए उपयुक्त हो सकते थे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बारे में। इसमें देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा को विद्यालयी शिक्षा में शामिल किया और विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष तक हो, उसके बाद में 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा हो। यह प्रस्ताव दरअसल विद्यालयी शिक्षा में एक रूपता और गुणवत्ता लाने का प्रयास था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष में ऐसी शिक्षा दी जाए जो विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से परिचित करवाए और नागरिक के रूप में तैयार करने में सहायक हो सके। इसके बाद में विद्यार्थियों को किन्हीं विशिष्ट विषयों में दक्ष होने की शिक्षा भी प्रदान की जाए। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि विश्वविद्यालयों में मौलिक अनुसंधान हो ताकि इसका प्रभाव शिक्षण पर पड़े। उस समय देश में कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी, इसलिए विज्ञान शिक्षकों को पर्याप्त वेतन और अनुसंधान सुविधाएं आदि देने की सिफारिशें की। इतना ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में। कॉमन स्कूल सिस्टम में देखिए, कोठारी आयोग ने समान विद्यालयी प्रणाली या कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की, जिससे शिक्षा राष्ट्रीय विकास की ओर से सामाजिक व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सशक्त माध्यम बन सके। इसके अतिरिक्त आयोग के अनुसार यह समाज के सभी बच्चों के लिए खुला होगा, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय या आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के हो। इसमें अच्छी शिक्षा तक पहुंच संपत्ति या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर होगी। इसमें सभी विद्यालयों के समुचित स्तर की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें एक सामान्य अभिभावक की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर महंगे स्कूलों में भेजने पर विचार ना करें और निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा सारी रही कोठारी आयोग के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं शिक्षक शिक्षा के बारे में। इसमें देखिए, कोठारी आयोग ने पाया कि शिक्षक शिक्षा अपने संकुचित दायरों में कार्य कर रही है। यहाँ उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आपसी समन्वय का अभाव है। इस कारण वह अकादमिक दुनिया में आ रहे बदलावों तथा उनकी बदलती जरूरतों से अनभिज्ञ रही। आयोग का मानना था कि इस अलगाव को दूर किए बिना शिक्षक शिक्षा में सार्थक बदलाव संभव नहीं है। उनका आग्रह क्या था कि शिक्षक शिक्षा जो संस्थान है वो आसपास के स्कूलों के मार्गदर्शक के रूप में काम करे। गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रसार भी करने की भी ज़रूरत वहाँ पर हो गई और साथ ही उस प्रशिक्षण को विद्यालयों और समुदाय के साथ में जोड़ने के महत्व को भी शिक्षा आयोग ने रेखांकित किया। उनकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहला बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है सिफारिश का कि शिक्षा को शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से अलग अकादमिक विषय माना जाए। विश्वविद्यालयों में इस विषय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू हों। दूसरी विशेषता, चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित हों जिनमें शिक्षक शिक्षण के कार्यक्रम विकसित हों और साथ ही शिक्षा के विषय में अध्ययन व अनुसंधान हो। तीसरी सिफारिश, शिक्षक शिक्षण संस्थानों में प्रसार कार्य को महत्वपूर्ण अंग माना जाए और उनमें प्रसार कार्य विभाग स्थापित किए जाएं। इसके बाद में चौथी सिफारिश क्या थी, विश्वविद्यालयों व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सहयोग से विद्यालयों में विषय शिक्षण को मजबूत बनाया जाए। पांचवी सिफारिश, शिक्षण पद्धति में सुधार हो और सुधार होने के बाद में स्वशिक्षण और संवाद आदि को भी बढ़ावा दिया जाए। छठी सिफारिश, प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 वर्ष की अवधि के हों जो माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद में हो। इस तरह से 6 ये सिफारिशें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं जिनमें देखिए, कोठारी आयोग की सिफारिशें काफ़ी विस्तृत हैं और शिक्षा के तमाम पहलुओं से जुड़ी हुई हैं।
सरकार ने उन सिफारिशों को यथावत लागू तो नहीं किया, किंतु उन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने शिक्षा आयोग के साथ साथ शिक्षा से संबद्ध कुछ अन्य मामलों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है। पहला प्रावधान है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। दूसरा प्रावधान है भाषाओं का विकास। तीसरा प्रावधान है शैक्षिक अवसरों पर समाजीकरण। चौथा प्रावधान है कार्यानुभव और राष्ट्र सेवा। पांचवा प्रावधान है विज्ञान शिक्षा का अनुसंधान। छठा प्रावधान है किताबों का निर्माण और सातवां प्रावधान है परीक्षा। आठवां प्रावधान है माध्यमिक शिक्षा और नौवां प्रावधान है शिक्षा का ढांचा। इस तरह से ये 9 प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी प्रश्न महत्वपूर्ण आ सकता है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबके लिए शिक्षा को अपना उद्देश्य मानते हुए यह संकल्प लिया गया कि 1990 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 1995 तक सभी बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा अवश्य दी जाए। इसी तरह नीति में नामांकन तथा बच्चों के विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि से संबंधित विषयों के संदर्भ में भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। इन प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों, खामियों से निपटने तथा निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने की बात की गई। ये प्रावधान इस प्रकार से हैं। पहला प्रावधान क्या था इसमें? समान स्कूल व्यवस्था तथा प्रारंभिक शिक्षा बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा प्रावधान क्या था इसमें? प्रारंभिक शिक्षा में 14 वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों को विद्यालय में भर्ती होने व विद्यालय में टिके रहने पर तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता का प्रसार तथा उन रुकावटों को दूर करने जिनके द्वारा लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाई जाएगी। और चौथा प्रावधान क्या था इसमें? तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। लड़के व लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति का पूरा जोर देकर के अमल किया जाएगा। तो इस तरह से ये 4 आपको प्रावधान यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं शिक्षा के बोझ का क्या अर्थ है। शिक्षा बिना बोझ के, इस तरह की काफ़ी आपने बातें सुनी होगी, आपके सिलेबस में देखी होगी। शिक्षा के बोझ का अर्थ क्या है? 1990 के दशक में शिक्षा का बोझ भारत में अत्यंत चर्चित मुद्दा बना था। इस मुद्दे को केंद्र बिंदु मानते हुए भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका गठन कब हुआ? 1992 में, और जुलाई 1993 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के रखा गया। इस प्रतिवेदन का मुख्य केंद्र स्कूली बच्चों के बोझ को कम करते हुए अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय सुझाना था। इसलिए यशपाल समिति ने निम्नलिखित क्षेत्र के इर्द गिर्द अपना कार्य किया। सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, खास करके छोटे बच्चों पर शिक्षा के भार को कम करते हुए जीवन पर्यंत स्वाध्याय और कौशल विकसित करने की क्षमता सहित अधिगम के गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों के बारे में सलाह देना। समिति के अनुसार यह बोझ मुख्यतः 2 प्रकार का था: भौतिक बोझ और सीखने का बोझ। विद्यालय में लाई जाने वाली किताबों का बोझ और सीखने का, उनके ऊपर ज़्यादा टॉपिक्स उनको दे देना या फिर ज़्यादा एक साथ सारा मैटर उनको सिखाना, तो वो सीखने का बोझ। इस तरह से ध्यान रखना है कुछ बिंदु आपको। और यशपाल समिति के सुझावों की समीक्षा की बात करते हैं तो यशपाल समिति ने 1993 में अपना प्रतिवेदन सामने रख दिया था, परंतु वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को देखने पर उस परिस्थिति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी बिना बोझ के शिक्षा नहीं मिल रही है। यशपाल समिति के क्रियान्वयन से इस पर सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो जाती है कि यशपाल समिति का प्रतिवेदन आते ही मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव श्री YN चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक और समिति बना करके इसे यशपाल समिति की सिफारिशें की जांच का काम सौंपा। यशपाल समिति की सिफारिशें स्वयं में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी यदि सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार किया जाता। आंशिक रूप से सरकार ने इसके बाद आए दस्तावेजों में से निपटने का प्रयास किया। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रमुख है। इन दोनों पाठ्यचर्याओं ने सीखने का बोझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें खेल खेल में सीखना, बाल केंद्रित शिक्षा, निर्मितवाद करके सीखना, गृह कार्य न देने पर जोर देना प्रमुख है। यहाँ पर आपका ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 का नाम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती हुई तस्वीर 1992 के बाद। यूनिट आपका 12 नंबर का है और 12 नंबर के लिए महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स को हम आइए डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। पहला बिंदु देखिए, सभी बालक बालिकाओं को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देना इसका उद्देश्य। और दूसरा बिंदु, बालक बालिकाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के बीच में नामांकन ठहराव तथा उपलब्धि के क्षेत्र में अंतर 5% तक कम करना। और
पढ़ाई ना छोड़ने देना और बच्चों का स्कूल के प्रति आकर्षण करना, यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखना है आपको। और तीसरा बिंदु क्या है, बालक बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर को 10% से कम करना। चौथा बिंदु है बालक बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में 25% तक वृद्धि करना। पांचवा बिंदु है प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का संबलीकरण करना। छठा बिंदु है प्राथमिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं पैरा शिक्षक की संकल्पना। पैरा शिक्षक के बारे में बिंदु ध्यान रखना है। सामान्य रूप से शिक्षक बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित होती हैं, कुछ मापदंड यहाँ पर मापे गए हैं, कुछ योग्यताएं यहाँ पर डाली गई है। और इनकी सेवा शर्तें ऐसी होती है कि इन्हें नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, अवकाश भत्ते, बीमार होने पर दवा की राशि, भविष्य निधि आदि प्राप्त हो और अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के मौके मिले। जहाँ शिक्षकों को ऐसी सेवा शर्तें नहीं उपलब्ध हैं और बिना अर्हता, बिना स्थायित्व या सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधा के काम दिया जाता है, तो ऐसे शिक्षकों को पैरा शिक्षक या अनौपचारिक शिक्षक कहते हैं। संविदा के तौर पर इस तरह से आप कह सकते हैं। पैरा शिक्षक की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यापक रूप से सामने आई। पैरा शिक्षक सामान्यतः संविदा या ठेके पर काम करने वाले विद्यालयी कर्मचारी होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है बिंदु। और जो नियमित शिक्षकों के समान विद्यालय में शिक्षण तो करते हैं, परंतु नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित जो मानदेय है, जो उनको पेमेंट मिलता है, उतना उन्हें नहीं मिलता और उन्हें कम कालावधि के लिए नियुक्ति दी जाती है। कभी भी उनको हटा सकते हैं। इन्हें पेंशन, ग्रेजुएटी और जैसे लाभ नहीं मिलते हैं। और सभी प्रकार के लाभ जो कि रेगुलर जो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर को मिलते हैं, वो लाभ उनको संविदा के तौर पर लगे या ठेके पर लगे शिक्षकों को नहीं मिलते हैं। पैरा शिक्षक की संकल्पना 1980-90 के दशक में बहुत तेजी से इसलिए अपनाई गई क्योंकि सीमित वित्तीय संसाधन होने के बावजूद बुनियादी शिक्षा की मांग को पूरा करना जरूरी था। इनकी नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया, कार्य की स्थितियां पूरी तरह से नियमित शिक्षकों की अलग थी। अलग अलग राज्यों में इन्हें संविदा कर्मियों के आपको नाम भी ध्यान रखने हैं कि अलग नाम से अगर प्रश्न आता है मान लो, तो फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पर देखिए उदाहरण आप देख लीजिए इनके नामों के। कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक, शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र, शिक्षक सेवक, विद्या उपासक, गुरुजी, सामुदायिक शिक्षक, सामुदायिक जन विद्यालय शिक्षक इत्यादि आपको नाम ध्यान रखने हैं। पैरा शिक्षक सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा के लिए अधिकृत इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक के रूप में रात्रिकालीन विद्यालयों में प्रौढ़ का जो शिक्षा कार्यक्रम है उनमें नियुक्त होना शुरू हुए थे। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में। इसमें देखिए बिंदु आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शासन द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात 20वीं सदी के आरंभ में गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी। ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा को दलितों की मुक्ति का मार्ग मान करके अंग्रेजों से गुहार की थी, लेकिन उस विचार को उस समय तवज्जो नहीं मिली। अंग्रेजों की प्राथमिकताएं भिन्न थी। आज़ाद भारत में भी यह मांग बरकरार रही। 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते देश में सभी वर्गों को यह महसूस किया जा रहा था कि नए उद्योगों में रोजगार पाने के लिए, खेती की नई तकनीकों को जानने के लिए, संचार माध्यमों को बेहतर उपयोग के लिए शिक्षा को केवल साक्षरता या कौशल अर्जन का माध्यम नहीं वरन मानवीय गरिमा के साथ में जोड़ करके देखा। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षक के स्तरों के बारे में। एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, अध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी। अध्यापक निम्नलिखित कार्य करेगा। कौन कौन सी कार्य करेगा, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला बिंदु देखिए यहाँ पर, स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। दूसरा कार्य है प्रावधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलाएं और पूरा करें। तीसरा कार्य क्या रहेगा, निर्दिष्ट समयावधि में सूचना पाठ्यक्रम पूरा करें। और चौथा कार्य क्या रहेगा, हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए जरूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण भी प्रदान करें। तो इस तरह से कुछ 4 कार्य आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार विधेयक के महत्व के बारे में। इसमें देखिए इस अधिनियम में सम्मिलित की गई धाराओं के बाद में हम ऐसी आशा रखते हैं कि शिक्षा को शिक्षण के बहुत सारे पक्षों में हमें आशातीत सफलता हासिल होगी। यही नहीं, बच्चे बाल जीवन और स्कूल से जुड़ी हुई कई समस्याएं धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएंगी। विशेष रूप से निम्नांकित परिवर्तन होंगे। इस अधिनियम का पालन करने पर हमें समाज में, स्कूल में और घर परिवार में धीरे धीरे दिखाई देंगे जो परिवर्तन होंगे। इनमें कौन कौन से परिवर्तन हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला परिवर्तन देखिए, समाज में फैला जातिगत और सामुदायिक जो भेदभाव है वो आखिरकार दूर होगा। परिवर्तन आएगा कि शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाएंगे। तीसरा परिवर्तन क्या रहेगा, स्कूल न सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के औपचारिक केंद्र रहेंगे बल्कि उचित देखभाल और सुरक्षित संस्थान के रूप में स्थापित होंगे। यही नहीं, डर के अभाव में स्वतः ही बच्चों की नियमित उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। चौथा परिवर्तन क्या रहेगा, स्कूल शिक्षा प्राप्त कराने का ऐसा आनंदालय होगा जहाँ पर निष्पक्षता, पारदर्शिता और भेदभाव रहित
नियम के साथ में बच्चे सहभागिता करते हैं और सहभागिता से पढ़ाई करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, इतने बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसमें देखिए लहर, ब्रिज कोड, शिक्षक सम्मेलन, माइग्रेटरी छात्रावास, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम तथा वर्कबुक विकसित करने जैसे अनेक प्रयासों के चलते यह अपेक्षित था कि बच्चों में सभी विषयों को पढ़ने लिखने की आधारभूत समझ विकसित होगी। एसएसए के कई कामों में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। इसमें नए स्कूल खोलना, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, पाठ्य पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री विकसित करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना आदि काम शामिल हैं। चूंकि एसएसए राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी कामों में संचालन करने की भूमिका में रहा है, इसलिए अभियान के कार्यालय के दौरान राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए हुए सभी काम एसएसए के अंतर्गत ही हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के संचालन का ढांचे के बारे में। इसमें देखिए एसएसए की जो गतिविधियां हैं, सर्व शिक्षा अभियान की जो गतिविधियां हैं, उनके संचालन के लिए एक अलग पंजीकृत संस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इस बारे में ध्यान रखना है। इसके मुखिया आयुक्त होते हैं। मुखिया कौन होता है? आयुक्त होता है। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक और ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी पहले से कायम शिक्षा संचालन के ढांचों के अतिरिक्त हैं। योजना निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान में योजना निर्माण के काम में व्यापक भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। इसमें जन समुदाय, जनप्रतिनिधि और विद्यालय के शिक्षक शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली योजनाओं में पंच, सरपंच, शिक्षक, अभिभावक व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भागीदार होते हैं। बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यालयी शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के प्रभाव। निजीकरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है विद्यालयी शिक्षा पर? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी के लिए स्कूल व्यवस्था सरकारों के सामने एक चुनौती थी। ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रसार और सार्वभौमिकरण में निजी विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि यह स्कूल एक विशेष वर्ग के बच्चों के लिए ही उपयोगी रही। निजी विद्यालयों की फीस व अन्य जो खर्चे थे वो बहुत अधिक होने के कारण अभिभावकों पर अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ बढ़ता गया है। इस विद्यालयों के खर्चों को सामान्य आय वर्ग के अभिभावक वहन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में देखिए बिंदु आता है शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका रही। शिक्षा के विस्तार में समुदाय सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। आज की परिस्थितियों में विविध समुदायों के प्रभावशाली परिवार व सामुदायिक संगठन, न्याय संस्थाएं, फाउंडेशन आदि शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी विशेष भागीदारी निभा रहे हैं। बालक बालिकाओं के विकास, उनकी आदतों, व्यक्तिगत विशेषताओं तथा रुचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समुदाय में बालक बालिका रहते हैं वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है कि जिस प्रकार के समुदाय में बालक बालिका रहते हैं वैसा ही उनका व्यवहार बन जाता है। अगर अच्छे परिवेश में रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे परिवेश में रहेंगे, आसपास के जो परिवार है, समाज है, वहाँ पर अगर अपशब्द बोले जाते हैं तो उसी प्रकार की वो वाणी सीखेगा, उसी प्रकार की बातों को सीखेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय एवं विद्यालय आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। विद्यालय के सुचारू प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का सहयोग विद्यालय को मिले। सभी लोग विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग ले व शिक्षकों का पूर्ण सहयोग करें। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। यहाँ पर आकर के आपका ये यूनिट भी कंप्लीट होता है और अब हम बात करते हैं यूनिट 6 शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय के बारे में। यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आश्रम शालाओं का उद्देश्य के बारे में। इसमें देखिए गुजरात में अनुसूचित जनजाति की बस्तियां मुख्यतः घने जंगली व पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। ऐसे स्थानों पर शैक्षिक सुविधाओं का अभाव अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रख सकता है। इसके बीच शिक्षा सुविधाओं का विकास और प्रसार करने के लिए गुजरात सरकार ने सन 1953-54 में आश्रम शाला योजना को लागू किया। आश्रम शाला योजना कब लागू की गई? 1953-54 में। आश्रम शालाओं में अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए रहने, खाने पीने व शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है आश्रम शालाओं के बारे में। और यहाँ पर हम बात करते हैं आश्रम शालाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में। इसमें देखिए वर्तमान में आश्रम शालाओं द्वारा युवाओं में प्रशिक्षण द्वारा व्यवसायिक कौशल विकसित किया जा रहा है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएं। इसी कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जा रहा है और बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र को उद्योग केंद्रित कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों की स्वास्थ्य जांच, मध्याह्न जो दोपहर का भोजन है, पालन पोषण योजना का भी व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा की जो आकांक्षाएं हैं उनको बढ़ने के कारण कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। इस तरह से आपको आश्रम शालाओं के बारे में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं एमवी फाउंडेशन हैदराबाद के बारे में। एमवी फाउंडेशन की स्थापना 1981 में
शिक्षाविद व इतिहासकार प्रोफेसर मामिडीपुरी वेंकटरगैया की स्मृति में की गई। नाम ध्यान रखना है, मामिडीपुरी वेंकटरगैया की स्मृति में की गई। यह फाउंडेशन बाल श्रम को रोकने के लिए युवाओं क्षमता वर्धन का कार्य करता है। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में बाल श्रम की स्थापना में जब लोगों का ध्यान खींचा तो इसके समाधान के लिए एमवी फाउंडेशन की स्थापना की गई। एमवी फाउंडेशन की स्थापना क्यों की? बाल श्रम की समस्या को खत्म करने के लिए या बाल श्रम को रोकने के लिए। इस तरह से आपको एक लाइन में अगर आंसर देना है तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं एमवी फाउंडेशन की उपलब्धियों के बारे में। एमवी फाउंडेशन के प्रयासों से लगभग 4,20,000 बच्चे विद्यालयों में नामांकित किए गए। फाउंडेशन द्वारा 6,000 से ज़्यादा गांवों में आवासीय ब्रिज कैंप क्रियान्वित किए गए, जिनसे लगभग 45,000 बाल श्रमिक लाभान्वित हुए। देश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की अवधारणा इनके ब्रिज कोर्स आधारित शिक्षण का ही विस्तृत रूप है। केंद्र व राज्यों द्वारा इनकी अवधारणाओं से प्रेरित होकर विविध परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। बाल अधिकार सुरक्षा फोरम और बाल श्रम रोको अभियान के अनुसार एमवी फाउंडेशन ने बाल श्रम के विरुद्ध खड़ा होने के लिए समुदायों को सफलतापूर्वक प्रेरित किया। उसने समुदाय को यह समझाने में सफलता हासिल की कि स्कूल जाना बच्चों का मौलिक अधिकार है। इस तरह से एमवी फाउंडेशन के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के बारे में। होविशिका शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम। इसमें देखिए भारत में विज्ञान शिक्षा के परिवर्तन की जो संभावनाएं हैं उनको उजागर करने के साथ साथ परिवर्तन की दिशा में व उसके क्रियान्वयन के विभिन्न आयामों के संदर्भ में काम करने की जरूरत 60 के दशक में महसूस की गई। इसी दौरान 1972 में मध्य प्रदेश में 2 स्वैच्छिक संस्थाओं किशोर भारती और फ्रेंड रूरल सेंटर ने राज्य शासन के समक्ष सरकारी मिडिल स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में नवाचार करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी। होविशिका या होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी क्या रही? यही है कि उसने समूचे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मक ऊर्जा को मुक्त किया और उसे एक मंच दिया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं ऋषि वैली स्कूल के बारे में। इसमें देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक समाज सेवी एवं लेखक थे जिन्होंने शिक्षा शास्त्र पर भी कई किताबें लिखी हैं। इन्होंने सन 1926 में ऋषि वैली स्कूल स्थापित किया, जिस पर एनी बेसेंट के विचारों का भी प्रभाव रहा। ये एक आवासीय विद्यालय है जिसे कृष्णमूर्ति की शिक्षा शास्त्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रख करके खोला गया। ऋषि वैली 375 एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके निकट छोटे छोटे गांव स्थित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। और इसी के साथ में कक्षा के अंदर और बाहर अंतः संवाद, समूह बैठक एवं समूह चर्चा एवं विद्यालय की विविध जो गतिविधियां हैं वो हैं, और सामुदायिक सेवाएं और लिखित गतिविधियां शिक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह विद्यालय प्रदूषण विहीन प्राकृतिक घाटी में स्थित है। इस तरह से इस विद्यालय के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं शिक्षाकर्मी परियोजना के बारे में। शिक्षाकर्मी परियोजना SKP आपको ध्यान रखना है स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा SIDA की सहायता से राजस्थान में 1987 से लागू की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्थान के दूरस्थ एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ साथ उच्च स्तरीय गुणात्मक शिक्षा विशेषकर के लड़कियों के लिए उपलब्ध करवाना। परियोजना इन क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को विशेष रूप से इंगित करती है। यह परियोजना विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की सहायता राजस्थान सरकार के अभिकरण राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के क्रियान्वित की जा रही है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं लोक जुम्बिश परियोजना। लोक जुम्बिश परियोजना के बारे में देखिए, यह इस मान्यता पर आधारित थी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए समुदाय, बच्चे और शिक्षक के मध्य सहभागिता का संबंध विकसित करना आवश्यक है। समुदाय एवं बच्चों के कौशल और ज्ञान के साथ में स्कूल का संबंध बनाना भी जरूरी है। साथ ही शिक्षक के बच्चों के ज्ञान और कौशल को पोषित करने की योग्यता विकसित करना और समाज की अहमियत को पुनः स्थापित करना भी आवश्यक है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और लोक जुम्बिश को समाज के वंचित वर्ग, खास करके लड़कियों तक शिक्षा की पहुंच बनाने और शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से सीडा भारत सरकार, सीडा आपने देख लिया ऊपर मैंने फुल फॉर्म बताई थी अभी SIDA के बारे में, और भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की पहल पर 1992 में आरंभ की गई। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं लहर कार्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था के बारे में। लहर कार्यक्रम में कक्षा 1 व 2 के छात्रों के कुल 6 समूह कार्यक्रम निर्धारित करके शिक्षण कराया जाता था। प्रत्येक समूह निम्नलिखित तरीके से काम करता था। इसमें देखिए कौन कौन से तरीके से काम करता था। पहला देखिए, समूह 1 व समूह 2 को शिक्षक माइलस्टोन या स्तर के अनुसार पूरे समय तक शिक्षित समर्पित शिक्षण कराता था। दूसरा कार्य क्या था? समूह 3 में
शिक्षक आंशिक रूप से शिक्षण कराता। चौथा समूह है छात्र आपस में एक दूसरे की मदद लेकर के अपना कार्य शिक्षण करते थे। समूह 5 में छात्र आपस में एवं अन्य समूह के छात्रों से आंशिक मदद लेकर के अपने कार्य करते थे। और समूह 6 में छात्र स्वयं अपने माइलस्टोन या स्तर के अनुसार शिक्षक के निर्देशानुसार अपना शिक्षण कार्य करते थे। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दूसरा दशक परियोजना के बारे में। दूसरा दशक परियोजना से पूर्व संचालित की गई लोक जुम्बिश परियोजना के अनुभवों को अपना करके तथा परिस्थितियों के अनुसार नई रणनीतियां सम्मिलित करके इस योजना में कार्य किया जा रहा है। उदाहरणार्थ एक क्या गया, सहभागिता। ग्रामीण समुदाय, किशोर किशोरियां, कार्यकर्ता सभी की भागीदारी से कार्य किया जाता है। परियोजना के कार्यों की समीक्षा एवं नियोजन में भी इन सब की भागीदारी रहती है। दूसरा कार्य क्या था, विकेंद्रीकरण। परियोजना की कार्यप्रणाली में सभी स्थानों पर विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है, जिसके तहत ग्राम, संकुल और ब्लॉक स्तर पर सभी कार्मिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तीसरा कार्य क्या किया गया, गुणवत्ता और प्राथमिकता को लेकर के। गुणवत्ता और प्राथमिकता में आपको ध्यान रखना है कि दूसरा दशक परियोजना में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। इसमें हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिक जो स्थान है वो प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरा दशक कार्यक्रम की विशेषताओं को लेकर के। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जिनमें पहला है मूल्य। दूसरा दशक परियोजना का विश्वास संवैधानिक मूल्यों में है। इसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समाजवाद, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्षता आदि शामिल हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, कार्य संस्कृति। इस परियोजना में कार्यरत व्यक्तियों के पदनाम आवश्यकता अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन एक स्तर पर सभी कार्मिक ही कहलाते हैं। वर्ष में 2 बार होने वाले कार्मिक प्रशिक्षणों में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक ही जगह पर आकर के बैठते हैं और साथ साथ सीखते हैं। एक ही जायजम पर बैठ करके साथ साथ सीखते हैं। और अगला बिंदु है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में देखिए, कार्यों के संचालन में गांव स्तर से राज्य स्तर तक नीचे के ऊपर से नीचे की ओर समांतर संवाद चलता है। ब्लॉक स्तर पर उस ब्लॉक के परियोजना निदेशक अपने स्तर पर अपनी टीम के साथ में निर्णय लेते हैं। और चौथा बिंदु क्या है, समझौते स्वीकार नहीं होते इसमें। दूसरा दशक परियोजना में कार्यरत जो कार्मिक हैं उनकी सेवाओं को निम्नलिखित परिस्थितियों तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इन मामलों में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता, जैसे जेंडर असंवेदनशीलता, जातिगत व धर्मगत भेदभाव अगर करता है, वित्तीय अनियमितता रखता है। तो यहाँ पर आते आते आपने ये यूनिट भी बहुत कम समय में कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं यूनिट 7, इस पेपर का लास्ट यूनिट। यूनिट का नाम है गुणवत्ता शिक्षा में शैक्षणिक आंकड़ों के महत्व के बारे में। 8 नंबर का यूनिट है और आंकड़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, आंकड़ों के प्रकार को लेकर के और आंकड़ों के महत्व को लेकर के, आंकड़ों की परिभाषा को लेकर के, किस तरह से आंकड़ों के बारे में, मतलब कि 2-3 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में जिनको आपको जरूर से याद कर लेना है। आइए इस यूनिट को भी कम समय में समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आंकड़ों के महत्व के बारे में। इसमें देखिए, प्राप्त आंकड़ों से व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष की संपूर्ण आंकड़ों में तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। साथ ही इन आंकड़ों के माध्यम से समस्या समाधान हेतु विचार किया जाता है। भावी योजना में इसका अत्यंत महत्व होता है। संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है वह है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और सांख्यिकी अवलोकन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें धुंधले कथनों की जगह पर अधिक स्पष्ट और मात्रात्मक कथन की ओर ले जाते हैं। जैसे मेरे विचार में इस कक्षा के अधिकांश छात्र पढ़ना चाहते हैं के स्थान पर हम कह सकते हैं कि इस कक्षा के 75% छात्र फर्राटे से पढ़ लेते हैं, जबकि 15% छात्र अटक अटक करके पढ़ते हैं और 20% छात्र पढ़ ही नहीं पाते। तो इस तरह से स्पष्ट आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं। अगला छोटा बिंदु आता है साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर 1981 तक हमारे देश में परंपरागत रूप से संपूर्ण जनसंख्या से गणना करके ज्ञात की जाती रही है, परंतु साक्षरता दर को देश के विकास हेतु अर्धपूर्ण प्रक्रिया मानते हुए अर्धपूर्ण प्रक्रिया इसकी गणना संबंधित आंकड़ों को ज्ञात करने में परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 1991 में 0 से 6 वर्ष के नीचे की जनसंख्या को कुल जनसंख्या से अलग रखा गया है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं अशोधित साक्षरता दर के बारे में, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कुल साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या और बटे में आपको करना है कुल जनसंख्या, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे सामने आ जाएगी अशोधित साक्षरता दर। परंतु प्रभावी साक्षरता दर 0 से 6 वर्ष के नीचे की जनसंख्या को कुल जनसंख्या की गणना से अलग रखते हुए अग्रांकित सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे प्रभावी दर का क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, 7 वर्ष एवं 7 वर्ष से ऊपर आयु के कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे में करना है 7 वर्ष व 7 वर्ष से ऊपर आयु की कुल जनसंख्या, इस तरह से डालना है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं और फिर 7 वर्ष और 7 वर्ष से ऊपर के काउंट कर रहे हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या और टोटल जनसंख्या। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है प्रभावी साक्षरता दर का। इसके बाद में बात करते हैं पाई डायग्राम के बारे में।
पाई डायग्राम में देखिए, जब आंकड़ों का न्यादश मुख्य रूप से प्रतिशत में दिए गए हों अथवा कभी अन्य आंकड़ों को भी प्रदर्शित करने के लिए पाई डायग्राम या वर्त आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह चित्र वर्ताकार होता है, वर्ताकार का मतलब है गोल होगा, इसलिए इसे वर्त आरेख या फिर पाई डायग्राम कहते हैं। और एक वर्त में कुल 360 डिग्री अंश होते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें आपको पाई डायग्राम के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेखा चित्र निरूपण विधि के बारे में। विधि के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसमें देखिए, पहला बिंदु आता है ग्राफ पेपर पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं ओ एक्स और ओ वाई आपको खींचना है। ओ एक्स को एक्स एक्स पर और ओ वाई को वाई एक्स द्वारा नामांकित करना है। और दूसरा बिंदु है ओ एक्स और ओ वाई पर विचर को प्रदर्शित कीजिए। प्रत्येक दंड या स्तंभ की चौड़ाई को निश्चित कीजिए। तीसरा बिंदु है ओ एक्स या ओ वाई पर विचर के मान को प्रदर्शित कीजिए। इस हेतु उस पैमाने का चयन कीजिए। और चौथा बिंदु है ओ वाई या ओ एक्स पर प्रत्येक दंड की ऊंचाई का निर्धारण या संबंधित आंकड़े व उचित पैमाने की सहायता से आपको निश्चित करना है। पांचवा बिंदु है प्रत्येक दो दंड के मध्य समान दूरी रखते हुए निर्धारित संख्या में दंड खींचिए। तो इस तरह से आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों को लेकर के। प्राथमिक आंकड़ों में देखिए, अनुसंधानकर्ता किसी प्रयोग के लिए स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार आंकड़ों को संग्रहित करता है और अपने अनुसंधान हेतु स्वयं संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुंचता है। इस प्रकार स्वयं द्वारा संग्रहित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों की बात होगी और यहाँ पर है कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। ये कच्चे माल की तरह होते हैं। ये उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं। इनके संग्रहण में धन, समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। ये बात हो गई प्राथमिक आंकड़ों को लेकर के। अब हम बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों को लेकर के बात करते हैं। द्वितीयक आंकड़ों में देखिए, जब दूसरों द्वारा एकत्रित आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े तो क्या थे कि खुद को तैयार करना पड़ रहा था। द्वितीयक आंकड़े क्या है कि दूसरों द्वारा एकत्रित जो आंकड़े हैं अथवा किसी मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़े जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को अपने अनुसंधान हेतु प्रयोग में लेता है, इस प्रकार के आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े माने जाते हैं। जिस तरह से मतलब किसी ने प्राथमिक आंकड़े तैयार कर दिए, उसके बाद में उनको अपने काम में या फिर उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करने के काम में लेते हैं, तो फिर वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। ये पूर्व संकलित होते हैं। ये निर्मित माल की तरह होते हैं। इनको प्रयोग करने से पूर्व अनुकूलित किया जाता है। ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इनमें धन, समय व मेहनत की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से द्वितीयक आंकड़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगला बिंदु आता है आंकड़ों को सारणीबद्ध करने से पूर्व क्या तथ्य ध्यान में रखना है। विचर का मान या प्रेषण का मान ध्यान में रखना है। बारंबारता ध्यान में रखनी है। मिलान चिन्ह या गणना चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के 3 बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं प्रेक्षण के मान को लेकर के। सबसे पहले प्रेक्षण के मान में देखिए, प्राप्त आंकड़ों की संख्या अर्थात प्रेक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, परंतु आंकड़ों की विविधता या फिर प्रेक्षणों का मान सीमित ही होता है। प्रेक्षणों के मान को विचर का मान भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए, गणित विषय की एक परख का पूर्णांक 10 है, तो परख में प्राप्तांक 0 से 10 के मध्य होंगे, अर्थात प्रेषण का मान 0 से 10 तक सीमित होगा। परंतु परख में कुल 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, तो प्रेषणों की कुल संख्या 40 हो जाएगी। ये बात हो गई प्रेषण के मान को लेकर के। दूसरा बिंदु है बारंबारता को लेकर के। बारंबारता में समझना है कि किसी अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों की विविधता का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि किसी प्रेषण का मान की आवर्ती होती है। किसी एक आंकड़े की आवर्ती कितनी बार होती है, वह उस आंकड़े का प्रेषण या फिर बारंबारता कहलाती है। जो रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, उसको यहाँ पर बारंबारता कहा गया है। तीसरा बिंदु है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह में देखिए, प्रेषण का मान की बारंबारता ज्ञात करने के लिए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर 36 की आवर्ती क्या होगी, 1 2 3, यहाँ पर 3। और 25 की आवर्ती जैसे 5 का यहाँ पर आएगा। और 22 की आवर्ती के लिए 1 1 2 यहाँ पर 11 की तरह लिखा हुआ आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है मिलान चिन्हों को लेकर के, और आंकड़ों के बारे में आपको स्पेशली इस यूनिट में फोकस करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि मात्र 1 घंटे में हमने कंप्लीट पेपर को रिवाइज कर लिया है। अगर आप स्पीड बढ़ा करके ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका आधे घंटे के लगभग ही वीडियो कंप्लीट हो गया होगा और आपका पेपर भी कवर हो गया होगा। जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनको कंप्लीट सारे टॉपिक्स याद भी हो गए होंगे, और जिनकी तैयारी कम है तो उनको अधिकांश टॉपिक समझ में आ गए होंगे। 2-4 बार वीडियो को रिपीट करके और देख लेना स्पीड बढ़ा करके। एग्जाम से पहले 4-5 बार वीडियो को देख लेना, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास समय बचता है इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में, तभी आप सीरीज को पढ़ें या फिर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ें। बट कम से कम की अगर बात आती है तो कम से कम इन सब वीडियो में बताए टॉपिक्स को जरूर कवर करिए। यही जो वो टॉपिक्स हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इस वीडियो में आपने ठीक तरीके से सारी बातों को समझा है। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए हैं।
फिर भी आपके कोई डाउट रहता है, आपकी कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।